Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. How are you? This is Muhammad Zaur, Inspector Inland Revenue, and I welcome you in this Inspector Inland Revenue preparation series. Friends, today we will study the section 19. Section 19 deals with speculation business. In previous lesson we studied section 18 which dealt with income from business. अब स्पेकुलेशन बिज़नेस को अलहदा से पढ़ने की क्या ज़रूरत पेश आई और उसमें स्पेकुलेशन बिज़नेस होता क्या और स्पेकुलेशन बिज़नेस को हम किस तरीके से डील करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सेक्शन 19 में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आप भी काफ़ी सारी वीडियोस और आने वाली हैं। तो ये वीडियोस आपको फ़ौरन अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपडेट रहेंगे। और साथ ही ये टोटली फ्री सर्विस है, जिसका मकसद ये है कि जिन लोगों को लॉ पढ़ने में मुश्किल होती है या जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं आए, जिन्होंने बिज़नेस नहीं पढ़ी हुई, तो उनको काफ़ी ये लॉ हेल्प करेगा, काफ़ी एक्सप्लेनेशन हेल्प करेगी। स्पेकुलेशन बिज़नेस सेक्शन 1, वेयर अ पर्सन कैरीज अ स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर कोई बंदा स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहा है, स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है ये हम आगे जाके देखते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहा है, आसान अल्फाज में ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, दैट बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्राम एनी अदर बिजनेस कैरिड ऑन बाय दैट पर्सन। अब उस शख्स का कोई नॉर्मल बिजनेस है तो उसको नॉर्मल बिजनेस से बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल अलहदा ट्रीट करेंगे। Clause B. This part shall apply separately for the speculation business and other business of the person for determining the income from business for that year. अगर आपने उस शख्स की बिज़नेस इनकम निकालनी है तो उसमें ये जो पार्ट है पूरा का पूरा पार्ट यानी कि पार्ट 4 जिसमें हम इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हैं, ये बिल्कुल दोनों यानी कि इनकम फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस इन पे अलग-अलग अप्लाई करना है। इनकी डिडक्शंस अलग होंगे, इनके रेवेन्यू अलग होंगे, इनके इनकम अलग होंगी। E. Any loss of the person arising from the speculation business sustained for a tax year computed in accordance with this part shall be dealt with under section 58. अब अगर आपका एक स्पेकुलेशन बिजनेस है तो स्पेकुलेशन बिजनेस में वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के चांसेस आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको वहाँ से कोई लॉस होता है तो इस लॉस को आप क्या करेंगे, पहली बात है अलग से ट्रीट करेंगे, इसको नॉर्मल बिजनेस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। और फिर सेक्शन 58 के अंदर इसका प्रॉपर प्रोसीजर अवेलेबल है कि हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे, वो हम वहाँ जाके देखेंगे। अब बात यहाँ तक तो हो गई स्पेकुलेशन बिजनेस को हमने कैसे ट्रीट करना है। अब यह है कि स्पेकुलेशन बिजनेस असल में होता क्या है। In this section, speculation business mean a business in which contract for purchase or sale of any commodity, including stocks or shares, is periodically and ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of commodity. और आगे इसका एक वो है प्रोवाइजो है, बट दिस डज नॉट इंक्लूड बिजनेस इन विच। खैर इसको तो बट के बाद जो है उसको हम बाद में देखते हैं कि भाई इसमें कोई हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम कोई चीज़ परचेज़ करेंगे या सेल करेंगे, लेकिन एक्चुअली ना तो हम वो जो इस प्रोडक्ट या यानी कि जो सेल का या परचेज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रिज़ल्ट जो नॉर्मली होता है वो एक्चुअली हम वो ना तो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं ना सेल करते हैं, बल्कि हमारा मकसद क्या होता है कि एक इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो अगर हमें बेनिफिट मिल रहा होता है तो वो बेनिफिट लेना, या बाद वक़्त हमें लॉस हो जाता है, ये हमारा उस पर मेन मकसद होता है। मिसाल के तौर पर अब एक आदमी है, वो क्या करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एक मनी चेंजर कंपनी के साथ, और उसे ये कहता है कि 6 महीने बाद मैं आपसे $10,000 लूँगा और डॉलर की जो आप मुझसे रेट चार्ज करेंगे वो 160 रुपीज़ होगा। अब जब 6 महीने गुजर जाते हैं तो एक्चुअली उसने $10,000 ख़रीदे नहीं होते हैं, लेकिन उसको पता है कि इन 6 महीनों के दरमियान हो सकता है कि प्राइस के अंदर चेंज जो आएगी वो मेरे हक़ में आएगी। अब अगर 6 महीने गुजरने के बाद वो जो डॉलर है वो एक्चुअली जो सेल हो रहा है 170 पे हो रहा है, तो उसने तो एडवांस में 160 पे बुक किया हुआ है, तो इस सूरत में उसे पर डॉलर जो है 10 रुपए का बेनिफिट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि $10,000 पे उसे 1 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ। अब डॉलर उसने परचेज़ नहीं करने तो कंपनी के साथ वो कर सकता है, बार्गेन कर सकता है, या कंपनी उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकती है कि ठीक है आपको 1 लाख का बेनिफिट हुआ है तो चलो ठीक है हम इसको सेटल कर लेते हैं 95 पे या इस तरह, तो 95,000 का उसको बेनिफिट हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरी इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, अब आपने देखा कि नॉर्मली लोग घर लेते हैं अपने ज़रूरत के लिए या कुछ अर्सा रखते हैं उसके बाद भी, लेकिन कुछ लोगों का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ क्या होता है उस प्राइस चेंज को के बेनिफिट को
हार्वेस्ट करना। मिसाल के तौर पर आपके पास एक घर आप ले रहे हैं, अब उसका मकसद ये है कि कुछ दिनों में शायद ये महंगा हो जाएगा, तो उस महंगे में अगर आपको अच्छा गाहक मिल जाता है तो आप उसको बेच देंगे। अब उस घर की एक्चुअल कीमत 1 करोड़ रुपए है और आपने 10,000 का बयाना 10 लाख का बयाना दे दिया कि मैं आपको 3 महीने के अंदर फुल पेमेंट कर दूंगा। अब आपने एक्चुअली आपके पास पैसे भी पूरे नहीं हैं, अगर हैं भी तो आपने उसको नहीं ख़रीदना, तो उस 3 महीने के अंदर आपने कोई अच्छा सा गाहक ढूंढना है और उसको बेच देना है। तो अब आपको फ़र्ज़ करिए कि एक सूटेबल गाहक मिल गया और उसने आपको कहा था कि 1 करोड़ 10 लाख में वो परचेज़ करने के लिए तैयार है, तो आपने तो सिर्फ 10 लाख रुपए उसको पे किए हुए हैं एक्चुअल मालिक को, तो आप उसको एक्चुअल मालिक के पास ले जाते हैं, वो उसको सेल कर देता है, तो आपने इस प्रोसेस में सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और 10 लाख आपको बेनिफिट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि आपको कोई सूटेबल गाहक नहीं मिला, तो फिर इस सूरत में आपने जो 10 लाख का बयाना दिया हुआ या तो पूरा जा सकता है या उसके साथ आप मालिक मकान के साथ सेटल कर सकते हैं कि ठीक है मैं नहीं लेता, आप इस तरह कर लें, मेरे 2 लाख या 2.5 लाख काट लें। तो ये देखो स्पेकुलेशन बिजनेस था जिसमें हमने एक्चुअल ना तो प्रोडक्ट लेना होता है ना सेल करना होता है, लेकिन उस प्राइस मूवमेंट से हमने क्या करना होता है, बेनिफिट लेना होता है। लेकिन इसमें से हम ये जो केसेस हैं इनको स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं कंसिडर करेंगे। A contract in respect of raw material or merchandise is entered into by a person in the course of a manufacturing or mercantile business to guard against loss through future price fluctuation for the purpose of fulfilling the person's other contract of for the actual delivery or the goods to be manufactured or merchandise to be sold। अब आपने देखा होगा कि लेज़ हैं, लेज़ मतलब जो चिप्स कंपनी है बांग्लादेश में, अब ये इनके जो चिप्स होते हैं थ्रू आउट इनकी प्राइस सेम रहती है। लेकिन आप देखते हैं कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, आलू कभी सस्ते हो जाते हैं कभी महंगे हो जाते हैं, जो इनका मेन इंग्रेडिएंट है, तो ये किस तरीके से अपने प्राइस को सस्टेन करती है। एक्चुअली इनका जो मेन रॉ मटेरियल है वो आलू है और वो इन्होंने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं कि फ़र्ज़ करें कि उन्होंने साल के शुरू में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमें एक सप्लायर ने या ग्रोअर ने पूरे साल के अंदर 20 रुपए पर केजी के हिसाब से आलू सप्लाई करने हैं। अब 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, अब उसके बाद अगर आलू महंगी भी हो जाते हैं या सस्ती भी हो जाते हैं तो उस सूरत में उसे पैसे उतने ही 20 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। तो ये जो है स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आया क्योंकि वो अपने रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी की या जो प्राइस फ्लक्चुएशन का जो एडवर्स इफेक्ट है उससे बचने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसका मकसद एक्चुअली उन आलूओं को ख़रीदना था। या अभी रिसेंटली हमारी एक बिल्डिंग बन रही थी तो FBR की, तो उसमें इस तरह था कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने बताया था कि उसने जो AC लगाने थे वो उसने तकरीबन 7 महीने पहले ही बुक कर दिए थे। अब चूँकि उसने एक्चुअल परचेज़ करने थे, ऑफ सीज़न था, ऑफ सीज़न में उसे तकरीबन 15,000 रुपये सस्ते मिले, तो इसको हम स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं ट्रीट करेंगे। वजह क्या है कि उस जो परचेज़र है या जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो एक्चुअल उन प्रोडक्ट्स की परचेज़ करना चाहता था और उसमें से सिर्फ ये है कि प्राइस की नेगेटिव फ्लक्चुएशन से बचने के लिए उसने एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक्स और शेयर्स एंटर्ड इनटू by a dealer or investor therein to guard against the loss in the person's holding of stock or shares through the price fluctuation। अब इसमें से इस तरह होता है कि स्टॉक या शेयर्स जो होते हैं उसमें अगर एक डीलर है या इन्वेस्टर है तो वो उसको लग रहा है कि आगे जाके प्राइसेस में मुझे जो है ना प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो प्राइसेस हेज कर सकता है कि उसने कुछ ख़ास शेयर लेने हैं तो पहले से ही वो ये कह देता है कि भाई ये शेयर आपने मुझे इतने अरसे बाद इतने रुपए में देने हैं या इतने में आपने सेल करने हैं। इसका मकसद भी सिर्फ वो बेनिफिट नहीं लेना फ्लक्चुएशन से, बल्कि इसने एक्चुअल ख़रीदने हैं ताकि आगे इसका बिज़नेस सही अंदाज में चलता रहे। ठीक है, तो ये भी इसमें से स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एंटर्ड बाय अ मेंबर ऑफ अ फॉरवर्ड मार्केट or stock exchange in the course of any transaction in the nature of jobbing arbitrage to guard against the loss which may arise in the ordinary course of person business or such member। अब आपको फॉरवर्ड मार्केट की यहाँ बात हुई है कि फॉरवर्ड मार्केट असल में क्या होता है। फॉरवर्ड मार्केट में ये होता है कि फ्यूचर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें से मकसद क्या होता है कि या तो हैजिंग हो सकती है कि भाई प्राइस की जो एडवर्स इफेक्ट हैं उससे आप बच सकें, या आपका मकसद क्या हो सकता है, स्पेकुलेशन हो सकता है और आपके अंदाज़े की वजह से आपने प्रॉफिट लेना होता है।
मिसाल के तौर पर अब इसमें ये हो सकता है कि आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, आप एक एक्सपोर्टर हैं और आपने इसमें से, बल्कि आप इंपोर्टर हैं, आपने कुछ गाड़ियां बाहर से मंगवानी हैं। अब यहाँ जो कस्टमर्स हैं या जिन लोगों ने आपसे गाड़ियां बुक की थी, उनसे आपने एडवांस में एक अमाउंट फ़िक्स कर ली है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कितनी पेमेंट आप डॉलर की शक्ल में करेंगे या रुपीज़ की शक्ल में करेंगे तो मैं आपको गाड़ी मंगवा लूँ। अब आपको पता है कि गाड़ियों को बुक करने के बाद मंगवाने में 3-4 महीने लग जाते हैं। अब 3-4 महीने में अगर डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है तो आपको लॉस हो गया, क्योंकि उन्होंने जो आपको पेमेंट की थी वो इन फॉर्म ऑफ रुपीज़ की थी। अब आपके पास रुपीज़ पड़े थे लेकिन डॉलर महंगा हो गया, तो अब आपके पास जो है ना आपको लॉस होगा। इस लॉस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं या फॉरवर्ड मार्केट का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप एडवांस में इतने डॉलर आप इसमें से कर लें कंपनी के साथ। मिसाल के तौर पर आज 160 रुपये का डॉलर बिक रहा है, तो आप एक कंपनी के साथ ये एग्री कर सकते हैं कि ठीक है 3 महीने बाद मुझे तकरीबन 10 लाख डॉलर चाहिए होंगे और 10 लाख डॉलर की जो प्राइस आप चार्ज करेंगे 161-162, तो उसकी एक फ़ीस होती है। और ज़ाहिर है इसमें जो हेजिंग कंपनी होती है या फॉरवर्डिंग कंपनी होती है उनकी भी एक नज़र होती है, और फिर इसके लिए वो क्या करते हैं, फ़ीस भी चार्ज करते हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर आप का ये वाला बिज़नेस भी स्पेकुलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने पढ़ा स्पेकुलेशन बिज़नेस के, स्पेकुलेशन बिज़नेस होता क्या है और कौन कौन से बिज़नेस जो लगते तो स्पेकुलेशन की तरह ही हैं लेकिन उनका मकसद क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो हम उनको स्पेकुलेशन बिज़नेस में नहीं ट्रीट करेंगे। और एक और बात हमने देखी कि स्पेकुलेशन बिज़नेस को और नॉर्मल बिज़नेस को आपने अलग-अलग रखना है। वजह क्या है, इसकी पीछे रैशनल क्या है? बात यह है कि आपको पता है कि स्पेकुलेशन बिज़नेस में प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तरफ अगर आपको प्रॉफिट होता है तो बड़े अच्छे रेट पे प्रॉफिट होता है, और अगर आपको लॉस होता है तो आपके प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और आपको लॉस भी अच्छा खासा होता है। तो इस सूरत में जो नॉर्मल बिज़नेस है, यानी कि वहाँ से जो लॉस हुआ है वो आप यहाँ से एडजस्ट ना करें, इसलिए आप क्या करते हैं, ये इन दोनों को अलग-अलग ट्रीट किया जा रहा है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम सेक्शन 20 पढ़ेंगे जिसमें डिडक्शंस जो हैं उनको स्टडी करेंगे। आज ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।